जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपने कहीं पर भी कोचिंग नहीं की है, फिर भी आपने ठान लिया है इस बार वीडियो बनना है चाहे जो हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बात करूँगा कि वीडियो री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था और आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करें एग्ज़ाम मोड की, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और समय आपका टाइमिंग आपका 2 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है 1/2 की, यानी कि 50% की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन होता है 300 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन दो नंबर के होते हैं। और इसमें बात करें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके जीके जीएस से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, हिंदी से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, रीजनिंग से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी कि 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। इस एग्ज़ाम में सबसे प्लस बात है, अगर किसी बच्चे का मैथ कमज़ोर है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में मैथ कहीं पर भी नहीं है। अब बात करें किस टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछा जाता है और आपके लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मेरे बताए हुए टॉपिक आपने तैयार कर लिए तो मैं 101% गारंटी देता हूँ, आपका 300 में से 400 240 250 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। बस मैंने जो टॉपिक आपको बता दिया है वही आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। जीएस की बात करें तो जीएस में सबसे पहले आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 महीने का, लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, कोई स्पीडी की या आप बुक ले सकते हैं या कोई भी बुक ले सकते हैं। बस आपको करंट अफेयर के लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर ही पढ़ना है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री इतिहास की, तो इतिहास में आपको तीनों इतिहास पढ़ना है, लेकिन खासकर आपको ज़्यादा फोकस आधुनिक भारत के इतिहास पे करना है। और बात करें इसमें सबसे पहले बात करें प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है कि हर बार कोई ना कोई प्रश्न इससे आता जरूर है। वैदिक सभ्यता भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। यूपी ट्रिपल एस सी का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो जैन धर्म से बन जाता है या तो बौद्ध धर्म से बन जाता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य आपको पूरा पढ़ना है, पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद गुप्त काल आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम बहुत अच्छे से फोकस करना है। और प्रमुख राजवंश जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है, और जो उत्तर भारत के राजवंश हैं उन उसको 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 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बात करें मध्य भारत की, मध्यकालीन भारत की, तो इसमें आपको पढ़ना है सल्तनत काल आपको पढ़ना है। विदेशी यात्री आपको पढ़ना है। विदेशी यात्री में जैसे बहुत सारे यात्री भारत भ्रमण पे आए थे, उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी थी, तो उनको किताब भी याद करना है आपको कि कौन कौन से यात्री थे, किसके शासनकाल में आए थे और कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद आता है स्वतंत्र राज्य। जैसे आप जौनपुर को एक ले सकते हैं, तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, उसके बाद वहाँ पे
स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, उसी तरह मैसूर भी एक राज्य है। उसके बाद मुगल साम्राज्य आपको पूरा पढ़ना है, मुगल साम्राज्य का शासन व्यवस्था भी आपको पढ़ना है। उसके बाद मराठा परिसंघ पढ़ना है, मराठा का उदय कब हुआ, कैसे अंत हुआ और कितने युद्ध लड़े गए अंग्रेजों से मराठा के, ये सब आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मध्यकालीन में सबसे फेवरेट टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी का स्थापत्य से है। किस का शासन काल में कौन कौन से स्थापत्य के कार्य किए गए, वो सब आपको अच्छी तरह से पूरे डिटेल के साथ पढ़ना है। उसके बाद बात करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर हिस्ट्री से बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से ही पूछे जाएंगे। आधुनिक भारत से टॉपिक की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन आपका अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। 1857 की क्रांति है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिलते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, कितनी कंपनियां भारत में आई थी, कब स्थापना की, पहली कंपनी आपने कहाँ स्थापित की, ये सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। और अंग्रेजी शासन आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने शासन किया, कौन कौन से नियम लाए थे और गवर्नर जनरल क्या थे। और आपने गवर्नर अगर सही से पढ़ लिया तो पूरा इतिहास आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको कांग्रेस पढ़ना है अच्छे तरीके से, अधिवेशन कितने हुए थे, कहाँ पे हुए थे, कौन उसका अध्यक्ष था, ये सब कांग्रेस अधिवेशन में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको गांधी युग पढ़ना है। गांधी युग अगर आपने पढ़ लिया तो वैसे ही आपका आधा इतिहास कवर हो जाएगा उसमें। गांधी युग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का ये फेवरेट टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बन जाते हैं। उसके बाद सामाजिक सुधार आपको पढ़ना है। और प्रमुख युद्ध की बात करें तो पूरे इतिहास में, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक हो, चाहे प्राचीन हो, जितने भी युद्ध हुए हैं उस सभी को आपको सही से पढ़ लेना है एकदम कंफर्म करके। उसके बाद बात करें हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल की, तो भूगोल में आपको भारत एक मिनट भूगोल में आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व की नदियाँ, झील, पर्वत, पठार आपको सब पढ़ लेना है। उसके बाद भारत की जलवायु एक टॉपिक है। उसके बाद भारत में कृषि है, ये टॉपिक भी आपका, क्योंकि ये वीडियो का एग्जाम है तो इससे पिछली बार देखा गया था कृषि से संबंधित सवाल पूछे गए थे। और उसके बाद भारत की भौगोलिक स्थिति है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, पड़ोस में कौन देश हैं, किसके साथ सीमा साझा करता है भारत, किसके साथ सीमा नहीं साझा करता है। उसके बाद पढ़ना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, आपको जितनी भी है सबको कवर कर लेना है। भारत वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क भी आपको पढ़ना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देश राजधानी मुद्रा, इससे भी यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जनगणना, आजकल देखा गया है कि जनगणना से कम सवाल बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जनगणना से सवाल नहीं बनेगा, इससे एक सवाल हमेशा बन जाता है। और आपको यूपी की जनगणना भी पढ़नी है, इसके साथ साथ वन रिपोर्ट पढ़ना है और सौर मंडल। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो जियोग्राफी से जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको टैकल कर ले जाएंगे, बस आपको इतना पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफी में। और यूपी का एग्ज़ाम है तो आपको यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। यूपी स्पेशल के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं या आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग से आप यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं। यूपी का एग्ज़ाम है, पिछली बार भी देखा गया था यूपी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे यूपी में आप ओडी ओपी इस समय अच्छा टॉपिक है, यूपी ट्रिपल एससी इससे सवाल पूछ रहा है। और उसके साथ साथ यूपी का करंट अफेयर भी आपको देखते हुए चलना है। और यूपी में खनिज क्या है, ये सब आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि यूपी से 3 से 4 सवाल आपको यूपी से देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करें संविधान में, तो संविधान में आपको प्रस्तावना पढ़ना है, विदेशी स्रोत पढ़ना है कि किस देश से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, ये सब आपको कवर कर लेना है। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा इसको कवर करने में। उसके बाद 1 से 51 तक के आर्टिकल आपके जुबान पर रटे होने
चाहिए। इससे ज़्यादा भी आर्टिकल है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी बताया जाएगा कि कौन कौन सा आर्टिकल है इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी आपके लिए 1 से 51 तक, जो कि सबको याद होगा, सबको, आपको भी, अगर आपको नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा। भाग और अनुसूचियाँ जितनी भी आपको रटी हुई होनी चाहिए। मौलिक अधिकार हुआ, मौलिक कर्तव्य हुआ, डीपीएसपी हुआ, न्यायपालिका हुआ, ये सब आपके फेवरेट टॉपिक हैं यूपी ट्रिपल एससी के। ये सब आपको पूरी तरीके से रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये सब भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद बात करें तो संविधान में, और तो संविधान सभा भी इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा भी इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधक और संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आप सभी लोग देखते होंगे, राज्यसभा या लोकसभा से एक सवाल या संविधान संशोधन से एक सवाल अवश्य बनता है। उसके बाद पंचायती राज भी आपका, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दें, यूपी का ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम दें, उसमें पंचायती राज से और निर्वाचन आयोग से एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। अगर आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस में कहीं पर भी कोई भी सवाल आपका नहीं फंसेगा। इसलिए आप इस टॉपिक को, जो जो मैं बता रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए मेरा, इस टॉपिक के अलावा आपको कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया कि मैं यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पूरा कवर किया हूँ और उस आधार पे मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं सही से तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं होगी। उसके बाद अगर बात करें इकोनॉमिक की, तो आपको पंचवर्षीय योजना भी पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं। पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, बैंकिंग कि किस बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्या क्या उसके रेपो रेट क्या है, उसके बाद और कुछ भी क्या क्या होता है, सब कभी आपको पढ़ लेना है। और इकोनॉमिक अगर आपको पढ़ना है तो करंट से संबंधित इकोनॉमिक एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो करंट में जो जो संशोधन होता है उसको पढ़ते हुए आप इकोनॉमी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बजट भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर इकोनॉमी आप पढ़ते हैं, अगर सवाल मिलता है तो बजट से आपको ज़्यादा सवाल मिलता है। उसके बाद विविध आ जाता है। विविध में आपको बहुत सारे टॉपिक विविध में आते हैं, जैसे उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे दिवस हो गया, दिवस भी आपके हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। मुख्यालय भी हो गया, मुख्यालय भी आपको, पुरस्कार हो गया, लोकगीत हो गया और साहित्य हो गया, ये सब आपके विविध में आ जाते हैं। इसके अलावा भी टॉपिक आते हैं तो आप उस सब को भी कवर कर लीजिएगा। अगर मैं इस टॉपिक, जितना टॉपिक आपको बता दिया हूँ, अगर आप इतना टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, बस इसी इतना टॉपिक तैयार करने से। तो अगर आपको वीडियो का री एग्ज़ाम देना है, आपको वीडियो का जॉब पानी है, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो 35 से 40 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। उसके बाद बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो सॉरी, हिंदी और रीजनिंग की बात करें तो हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बस अगर आपको जितना सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के आधार पर जितना आपको हिंदी में दिया गया है, वो सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए, 2 बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम आपका पास आएगा, 1-2 मंथ आपके एग्ज़ाम से पहले बचेंगे, तो आप बस उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसमें जो हिंदी से और रीजनिंग से जो फंसेगा बस उसको एक बार देख लीजिएगा। रीजनिंग के लिए आपको वही करना है, अगर आपने कहीं से भी रीजनिंग पढ़ा है तो आप रीजनिंग को बस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगाते रहें, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, सही से आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट होता रहेगा। और हिंदी के लिए आपको यही करना है, बस अगर आपने हिंदी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो बस 1 या 2 बार किसी भी कोचिंग से, कहीं पर भी, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो मैं अच्छी अच्छी बुकें भी बता दूंगा आपको, बुकें नहीं, बुक बता दूंगा आपको, आप उसके माध्यम से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
अगर मेरे बताए हुए वीडियो के माध्यम से मैंने जो टॉपिक बताया है, अगर आप वो सब कवर कर लेते हैं, जितना टॉपिक अभी मैंने बताया है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 300 में से 240 नंबर, 235 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और 235 240 आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही पर्याप्त हैं। इतना नंबर अगर आप वीडियो में ले आते हैं तो मैं 101% गारंटी लिख के देता हूँ कि आपका चयन वीडियो के लिए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।